सो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन को कवर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमको मिले हैं, आए हुए हैं पहले। ठीक है, उन क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस प्रकार हमको एग्जाम में लिखना है, ठीक है, और किस प्रकार से हमको एग्जाम के लिए तैयार करके हुए चलना है। ठीक है, तो मैंने जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बेसिस पे और भी जो इंपॉर्टेंट है इसमें जो हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक देखेंगे हम HCI। HCI का मतलब क्या है? ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं HCI। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि HCI इज अबाउट हाउ पीपल यूज एंड इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। ये हमको इस बारे में बताता है कि हम कंप्यूटर को किस तरह से यूज करें और कैसे हम उससे इंटरेक्ट करें। ठीक है, इट्स फोकस ऑन मेकिंग कंप्यूटर इंटरेक्शन इजी एंड इंजॉयबल। ये हमारी कंप्यूटर इंटरेक्शन को इजी और इंजॉयबल बनाता है। ठीक है, HCI इंक्लूड स्टडी हाउ यूज फील एंड एक्सपीरियंस वाइल यूजिंग टेक्नोलॉजी। HCI इंक्लूड स्टडी हाउ यूजर फील। ये किस चीज के बारे में स्टडी है कि यूजर क्या चीज फील करता है, एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, क्या क्या एक्सपीरियंस करता है, कब? वाइल यूजिंग टेक्नोलॉजी, जब हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका गोल देख लेते हैं। गोल में क्या है? सिंपल सी, अभी हम नॉर्मल डेफिनेशन देख रहे हैं। अभी इसका एक प्रॉपर क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, तो उसमें हम उसको क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको सब्जेक्ट के ओवरव्यू के लिए यहाँ पे इन दोनों चीजों को बता रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही अच्छा है और इसका गोल बता रहे हैं हम, तो गोल और ये आपको क्लियर हो जाएगा अभी से, तो आपको सब्जेक्ट का एक आइडिया लग जाएगा कि हम इसमें किस तरीके से पढ़ेंगे। इसमें जो सारी टर्म है वो लगभग लगभग हर आंसर की थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती ही हैं। ठीक है, आपको मेनली हेडिंग्स पर फोकस करना होगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आप एग्जाम में अपने अकॉर्डिंग लिख पाओगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसका गोल। गोल क्या है? क्रिएट ए यूजर फ्रेंडली एंड इफिशियंट इंटरफेस। सबसे बढ़िया क्या है, हिंदी में आप याद कर लीजिए कि यहाँ पे हमको HCI की मदद से एक यूजर फ्रेंडली, ठीक है, और इफिशिएंट। यूजर फ्रेंडली मतलब जिससे आप बहुत फ्रेंडली हो, अच्छे से उससे वर्क ले सकें। ठीक है, और इफिशिएंटली बहुत अच्छे से हमको वर्क वो प्रोवाइड कराए। ठीक है, दैट फैसिलिटेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद कंप्यूटर। ठीक है, देखिए अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड यूआई डिजाइन। सबसे पहले हम प्रिंसिपल्स देखेंगे गुड यूआई डिजाइन की। इवेल्युएट द सुटेबिलिटी ऑफ मैनुअल टूर बुकिंग फ्रॉम यूजिंग यूआई डिजाइन प्रिंसिपल। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी देखेंगे कि मैनुअल टूर बुकिंग फॉर्म को हमको यूआई डिजाइन की मदद से बनाना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ गुड यूआई डिजाइन है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेक, सबसे पहले आती है क्लियरिटी। ठीक है, क्लियरिटी का मतलब ये आप विजिबिलिटी आप समझ सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है? मेक श्योर एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन इज इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यहां पे यही ये कह रहा है कि जो भी आपकी स्क्रीन पर आपको मिले वो इजीली विजिबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, और उसको आप अच्छे से यूज कर पाए, जैसे कि लिखा भी है यूज विजुअल आइकन टू गाइड यूजर थ्रू इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से आपको एक बात याद रखनी है, क्लियरिटी या विजिबिलिटी का मतलब ये है कि एवरीथिंग जो आपकी स्क्रीन पर है, कुछ भी जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो इजीली अंडरस्टैंड हो और इजीली विजुअल हो आपको। ठीक है, उसके बाद कंसिस्टेंसी, ये भी एक अलग पॉइंट आता है इससे। इसके बाद कंसिस्टेंसी से आपको ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी क्या है? कीप एवरीथिंग द सेम सो यूजर आर नॉट कंफ्यूज्ड। ठीक है, जैसे कि आपकी वेबसाइट पे स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से चल रहा है, जो भी डिजाइन चल रहा है उसी को आपको मेंटेन रखना है। दिस हेल्प यूजर प्रेडिक्ट हाउ थिंग विल वर्क। ठीक है, मेंटेन कंसिस्टेंसी इन डिजाइन एलिमेंट, लेआउट एंड इंटरेक्शन पैटर्न। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी उनका डिजाइन पैटर्न है, लेआउट है, ठीक है, जिससे कि वो इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, वो सारे मेंटेन होने चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी में इतना है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सिंप्लिसिटी। उसके बाद आता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी में आप क्या देखेंगे कि कीप इट सिंपल, डोंट ओवरलोड यूजर्स with too much information, avoid unnecessary element और complexity। यहाँ पे simplicity का मतलब ये है, ओवरलोड आपको बिल्कुल नहीं करना किसी भी चीज का। ठीक है, unnecessary complexity जितनी भी है आपके यूआई डिजाइन में, ठीक है, जितनी भी complexity है डिजाइन में उसको हटा देना है। ठीक है, और श्योर करना है कि आपके जो भी इंफॉर्मेशन है वो टू मच ना हो, फालतू की इंफॉर्मेशन ना हो। ठीक है, ओनली रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो जो कि काम की हो। डोंट मेक थिंग्स टू कॉम्प्लिकेटेड, किस और उस चीज को कॉम्प्लिकेटेड खुद से ना करें। ठीक है, जितनी ज्यादा हो सके उसको सिंपल रखें। ठीक है, इस हेडिंग में सिर्फ यही है। सिंपलिसिटी से आप समझ जाना कि यहाँ पे अवॉइड करना है अननेसेसरी एलिमेंट्स को और अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को। नेक्स्ट
फीडबैक में आपको क्या है, फीडबैक में एक लाइन में मैंने यहाँ पे ऊपर ही लिख दिया कि प्रोवाइड इमीडिएट एंड इंफॉर्मेटिव फीडबैक टू यूजर फॉर देयर एक्शन। यहाँ पे हमको एकदम हाथों हाथ इमीडिएट फीडबैक देना चाहिए, ठीक है, और लेट यूजर नो व्हाट हैपन, ठीक है, जिससे कि यूजर को पता चल सके कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड फीडबैक टू यूजर व्हेन दे इंटरेक्ट विद द इंटरफेस, वही ऊपर वाली लाइन है कि जब वो इंटरेक्ट करे तो वहां पे उसको इंटरफेस से फीडबैक मिलता रहना चाहिए। लेट्स यूजर नो इफ दे आर डूइंग थिंग राइट और रॉन्ग, और उसको पता चल सके कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इफिशिएंसी में क्या आता है, मेक इट इजी फॉर यूजर्स टू डू व्हाट दे नीड टू डू विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पे इफिशिएंसी का मतलब ये है कि जो भी वो करना चाहता है, ठीक है, डिजाइन में वो अच्छे से कर पाए, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, इट मेक इजी फॉर यूजर, जो भी यूजर आपकी वेबसाइट से देखना चाहता है या आपके डिजाइन में देख रहा है, वो यहाँ पे इजीली बिना टाइम वेस्ट किए आसानी से अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे उस चीज को फाइंड कर सके, अपनी इंफॉर्मेशन को या अपने जो भी वो टॉपिक को लेके आया उस चीज के बारे में बिना टाइम वेस्ट किए अपने आप को वो इन्फॉर्मेशन दे पाए, ठीक है। ये होता है हमारा इफिशिएंसी। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि ये बहुत सारे एडवांस फीचर आपको दे देता है, ये लिखा हुआ है प्रोवाइड एडवांस फीचर, ठीक है, ये एडवांस फीचर देता है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हायरार्की में मतलब आपको ध्यान ये रखना है कि ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एंड एक्शन हायरार्किकली टू प्रायोरिटाइज इंपोर्टेंट एलिमेंट एंड गाइड यूजर्स द इंटरफेस लॉजिकली। यहाँ पे क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है सारी इंफॉर्मेशन को, एक्शन हायरार्किकली टू प्रायोरिटाइज इंपोर्टेंट एलिमेंट, और जो कि हमारे इंपोर्टेंट एलिमेंट हैं उनको प्रायोरिटी देता है, ठीक है, एंड गाइड यूजर इन इंटरफेस लॉजिकली, और यूजर को गाइड करता है कि वो लॉजिकली यहाँ पे वर्क कर सकें अपना। उसके बाद आता है रीडेबिलिटी या टाइपोग्राफी। अब इसमें क्या है कि जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी अपना आपका कंटेंट है, आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, जो भी तुम्हारा कंटेंट है भाई उसको सबसे इजी वर्ड में लिखना है, इजी वोकैबुलरी यूज करनी है, इजी टेक्स्ट फॉन्ट साइज यूज करना है, ठीक है, जो अच्छे से रीडेबल हो, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है कि यूजर रीडेबल फॉन्ट एंड एप्रोप्रिएट टाइपोग्राफी टू एंश्योर टेक्स्ट इज इजी रीडेबल या फिर लेजिबल फॉर यूजर, ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट, एरर प्रिवेंशन एंड रिकवरी। डिजाइन टू मिनिमाइज यूजर एरर, यहाँ पे जो भी यूजर के एरर हैं उनको मिनिमाइज करते हैं हम इसके हेल्प से। प्रोवाइड क्लियर मैसेज एंड गाइडेंस टू हेल्प यूजर रिकवरी फ्रॉम मिस्टेक। ये क्या करता है, क्लियर मैसेज देता है यूजर को, अगर यूजर ने कोई भी गलती की है तो डायरेक्ट उसको क्या मैसेज देगा, ठीक है, उसकी मिस्टेक के बारे में उसको बताएगा, ठीक है। गाइडेंस टू हेल्प यूजर रिकवर फ्रॉम मिस्टेक, और उसको गाइड करता है कि उस मिस्टेक को वो कैसे रिकवर करे, ठीक है। आपकी समझ बात आ गई होगी। सबसे पहले वो हमको मैसेज प्रोवाइड करेगा कि क्या एरर हुआ है, उसके बाद गाइड करेगा उसको मैसेज को ठीक करने के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, एक पॉइंट और बचा है इसका। अब यहां पे देखिए आप, एक्सेसिबिलिटी, एंश्योर द इंटरफेस इज एक्सेसिबल टू ऑल यूजर। आपको ये इंश्योर कर लेना है कि जो आपका इंटरफेस है वो सभी यूजर के लिए एक्सेसिबल हो, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ यूजर इंटरफेस, जो भी हमने यहां तक 10 की 10 ये प्रिंसिपल्स देखी अभी इसमें, इन सभी को हमने क्यों यूज किया और ये क्या थी उसके बारे में भी वो कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से देनी है कि प्रिंसिपल्स ऑफ यूजर इंटरफेस डिजाइन आर फंडामेंटल गाइडलाइंस, ठीक है। ये क्या है, फंडामेंटल गाइडलाइंस है दैट हेल्प क्रिएट इंट्यूटिव यूजर फ्रेंडली एंड इफिशिएंट इंटरफेस, जो कि हमारे यूजर फ्रेंडली और इफिशिएंट इंटरफेस हमारे लिए बना के देती हैं। जैसे कि मैंने एससीआई की डेफिनेशन में बताया था कि हम इसी चीज के बारे में ज्यादा बात करेंगे कि कैसे हमारे लिए यूजर फ्रेंडली और इफिशिएंट इंटरफेस हमको दे सके, तो उसी चीज के बारे में पूरी स्टडी हम इस सब्जेक्ट में करेंगे, ठीक है। दिस प्रिंसिपल बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, ये किस पर बेस्ड है, ह्यूमन बिहेवियर पर, ठीक है। एंड एग्जीक्यूटिव प्रोसेस टू ऑप्टिमाइज द इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड डिजिटल सिस्टम, ठीक है। और क्या करता है, ऑप्टिमाइज द इंटरेक्शन, ऑप्टिमाइज करता है इंटरेक्शन को यूजर और डिजिटल सिस्टम के बीच, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में, इस वाले ही प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ दिया जाता है कि इवैल्यूएट ऑफ मैनुअल टूर बुकिंग फॉर्म, ठीक है। तो ये जो हमने प्रिंसिपल पढ़ी इन्हीं की बेस पे हमको इसको बताना है। 1 मिनट और लगेगा अभी आपका इस वीडियो में, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा पूरा आपको बिल्कुल, ठीक है। सपोज कीजिए हमको मैनुअल टूर बुकिंग फॉर्म को बनाना है एक, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लेट्स से वी हैव ए मैनुअल टूर बुकिंग फॉर्म वेयर यूजर हैव टू फिल इन देयर डिटेल्स लाइक नेम, ईमेल, डेस्टिनेशन, डेट
एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करेगा, जैसे टूल बुकिंग करने के लिए किसी यूजर को हम देंगे, सबसे पहले अपना उसका नाम पूछेंगे, उसकी ईमेल एड्रेस पूछेंगे, उसकी डेस्टिनेशन पूछेंगे कि भाई कहाँ पे जाना है, ठीक है, और कब जाना है उसकी डेट पूछ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्लियरिटी वाला लेना है इसका प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरिटी में हमको क्या क्या कर लेना है, मेक श्योर एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन इज इजी टू अंडरस्टैंड। पहले देखना है कि यूजर के लिए स्क्रीन अंडरस्टैंड है या नहीं, इजीली अंडरस्टैंड वो चीजों को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है, पहले ये देखना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद लेबल ईच पार्ट क्लियरली शो। ठीक है, लेबल का ईच पार्ट वहां पे क्लियरली शो होना चाहिए। लेबल क्या होते हैं, लेबल लाइक जैसे आपका नेम हो गया, ईमेल हो गया, डेट हो गई, डेस्टिनेशन हो गई। ठीक है, जिसको बारे में वो आपको बताएगा, तो ये सारे लेबल उसको ईच पार्ट इजीली क्लियरली शो होना चाहिए, यूजर नो वो टू फील इन। ठीक है, जो वो फील करेगा। उसके बाद कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी में क्या है, मेक श्योर द layout and style of the form and consistent with other form and ऑन द वेबसाइट और एप्लीकेशन। यहाँ पे ये सिंपल वही बात कह रहा है कि जो आपका लेआउट है और जो आपका स्टाइल है फॉर्म का, ठीक है, वो कंसिस्टेंट है, वो कंसिस्टेंटली वर्क करे यहाँ पे हर वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका, नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी। जैसे कि सिंप्लिसिटी में हमने पढ़ाई था कि डोंट आस्क फॉर अननेसेसरी डिटेल। जो भी आप फॉर्म बना रहे हो वहाँ पे कोई भी अननेसेसरी डिटेल यूजर से लेने की जरूरत नहीं है, जिसका आपका कोई यूज है ही नहीं, उसको वहां पे हम उससे नहीं लेंगे। कीप इट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, उसके बाद फीडबैक। फीडबैक से क्या मतलब है कि प्रोवाइड फीडबैक व्हेन यूजर सक्सेसफुली सबमिट द फॉर्म। ठीक है, उसके बाद अगर उसने सबमिट कर दिया सक्सेसफुली, उससे फीडबैक लेंगे, सच एज ए कंफर्मेशन मैसेज और ए रीडायरेक्ट टू ए कंफर्मेशन पेज। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक कंफर्मेशन मैसेज भेजेंगे उसको, ठीक है, और रिडायरेक्ट कर देंगे टू ए कंफर्मेशन मिशन पेज पर। ठीक है, उसके बाद इफिशिएंसी, मतलब इसमें क्या है कि अरेंज द फॉर्म फील्ड लॉजिकली। इस लाइन को ध्यान से देखना कि जो भी हमारे फील्ड है उनको लॉजिकली हमको अरेंज करना है। इसमें बहुत ध्यान से इस पॉइंट को देख लेना। एंड इट इज ए सिक्वेंशियल ऑर्डर, और ये सभी चीजें सिक्वेंशियल ऑर्डर में होनी चाहिए दैट मेक सेंस टू यूजर, जो कि यूजर के लिए सेंस क्रिएट करे वहां पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने किया कि स्टार्ट विद बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हमको यूजर की बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके बाद हमको आगे सीक्वेंशियल ऑर्डर में उससे जानकारियां लेनी है। जैसे कि स्टार्ट विद बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, उसका नेम जानो, एंड ईमेल। ठीक है, बिफोर मूव टू स्पेसिफिक डिटेल लाइक डेस्टिनेशन एंड डिटेल। ठीक है, पहले ही हमको उसका नाम और ईमेल एड्रेस, बेसिक इन्फॉर्मेशन जाननी है, उसके बाद जो स्पेसिफिक डिटेल है उसकी उस पर जाना है, जैसे कि उसकी डेस्टिनेशन हो गई और वो डेट हो गई जहां पे उसको जिस तारीख में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हमने 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इनफ पढ़ लिया है। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके लिए इतने अच्छे मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आए तो एक कमेंट और कर देना। ठीक है, और थैंक यू 1000 सब्सक्राइबर कराने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन, जो कि 100% रिपीट होता ही होता है, और ये कभी कभी 5 नंबर में भी लगा देते हैं टीचर्स। तो ये है क्या, यूजर इंटरफेस। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यूजर इंटरफेस से आएगा। ठीक है, यूआई को हम क्या बोलते हैं, यूजर इंटरफेस ही बोलते हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, यूजर इंटरफेस आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, ध्यान से सुन लो, यूजर इंटरफेस होता क्या है। ए यूजर इंटरफेस, यूआई, is the means through which a person interact with a computer website और एप्लीकेशन। यूआई क्या है, यूआई क्या है, यूआई का मीन्स ये है कि एक पर्सन कैसे कंप्यूटर और वेबसाइट और एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहा है, वो क्या है, हमारा एक यूजर इंटरेक्शन है। अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट, इट्स इंक्लूड ऑल द एलिमेंट सच एज बटन्स, मेन्यू एंड स्क्रीन दैट अलो यूजर टू कंट्रोल एंड कम्युनिकेट विद डिजिटल सिस्टम। ये क्या करता है, सिंपली आपको यहाँ पे समझ ही आ गई होगी, इतनी इजी वे में लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये हमारे लिए काफी सारे एलिमेंट को इंक्लूड करता है, जैसे कि बटन हो गए। ठीक है, जैसे कि कोई सी भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप या फोन पे इसको देख रहे होंगे, आपके सामने काफी सारे ऑप्शन अभी आ रहे होंगे। ठीक है, बटन आ रहे होंगे, मेन्यू आ रहे होंगे, और स्क्रीन पे आ रहे होंगे बहुत सारे काफी सारे कंट्रोल, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये क्या करता है, यही इसका वर्क है, दैट अलो यूजर टू कंट्रोल एंड कम्युनिकेट विद डिजिटल सिस्टम। आप इन सारे बटन, मेन्यू और स्क्रीन की मदद से उस कंप्यूटर को से कम्युनिकेट कर सकते हो और उसको कंट्रोल कर सकते हो। यूआई डिजाइन फोकस ऑन क्रिएटिंग इंटरफेस दैट आर इजी टू यूज। क्या करता है, एक ऐसा इंटरफेस को क्रिएट करता है जो कि इजी टू यूज हो। ठीक है, विजुअली अप्लाइंग एंड प्रोवाइड ए पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक सबसे मेन बात यह है कि वो हमें प्रोवाइड करना चाहिए पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, हमको कोई भी निगेटिवली ना ले। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब यह है, अगर आपके कंटेंट में जान है, ठीक है, और जो भी आपके डिजाइन लोगों को अच्छा लगे, ठीक है, लोगों पे निगेटिव इंपैक्ट वहां पे ना जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सिंपलेस्ट रखते हैं, ठीक है, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करते हैं, तो वही यहाँ पे करना है। ठीक है, कोई भी अननेसेसरी डिटेल की मांग यूजर से नहीं करनी, सिंपल रखना है बिल्कुल यूआई को अपने। उसके बाद इट्स सिंपल टर्म, इट्स व्हाट यू सी एंड इंटरेक्ट विद व्हेन यूजिंग ए कंप्यूटर, स्मार्टफोन और एनी डिजिटल डिवाइस। सिंपल ये क्या है कि आप कैसे अपने कंप्यूटर, स्मार्टफोन और डिजिटल डिवाइस से इंटरेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वो सब हमारा किसके अंदर आता है, यूजर इंटरफेस के अंदर आता है। ठीक है,
ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें, अभी आगे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसी में कवर होते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, राइट ए ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ वेब इंटरफेस डिजाइन। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इसको लगा लेना। ठीक है, क्योंकि पहली यूनिट में ये क्वेश्चन काफी बार मैंने देखा है, प्रीवियस ईयर पेपर में भी रिपीट हुआ है। और कुछ नहीं है, काफी सिंपल है। अगर आपके पास अभी आपने वेब डिजाइनिंग पढ़ा होगा तो आपको ये केवल रिवीजन करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं। ठीक है, केवल रिवीजन करना है, बाकी सब उसका ही है। ठीक है, देख लेते हैं, आपकी समझ वैसे भी आ जाएगा यार, कंप्यूटर साइंस के बंदे हो आप। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने इसका पेपर दिया था तो मेरे पास भी इतने अच्छे नोट्स नहीं थे, मैंने भी ऐसे ही दिया था। ठीक है, तो आपके लिए मैंने यहाँ पे उससे भी अच्छे नोट्स बना दिए। ठीक है, जो कि पढ़ने से ही आपके लिए याद हो जाएंगे। बेसिकली हम इस पेपर में चले आते हैं और हेडिंग याद करके जाते हैं। ठीक है, और उन हेडिंग को ही हमको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। और जहां पे जब ये कॉपियां चेक होती हैं आपकी, वहां पे भी यूजर आपकी हेडिंग्स पर ज्यादा फोकस करते हैं और आपको अच्छे से वहां पे अच्छे राइटिंग में, ठीक है, एप्रोप्रिएट तरीके से प्रेजेंटेशन देनी होती है केवल। ठीक है, अच्छे से आपको लिखना होता है और उससे रिलेटेड ही लिख दें आप। ठीक है, लेकिन आपको हेडिंग अच्छे से सबकी तैयार कर लेनी है। ठीक है, अब ये होता क्या है, वेब इंटरफेस डिजाइन। सबसे पहले देखते हैं, वेब इंटरफेस डिजाइन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग विजुअल लेआउट, ठीक है, एंड इंटरेक्टिव एलिमेंट फॉर वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। ठीक है, इट्स फोकस ऑन ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, नेविगेशन एंड फैसिलिटेटिंग in a user-friendly manner to enhance usability and accessibility. Effective web interface डिजाइन इनहेंस यूजर सेटिस्फेक्शन। तो जो कि तीनों डेफिनेशन मैंने लिखी है, सिंपल इनका मतलब ये है। पहले का हमने पढ़ा था कि ये क्या है, एक विजुअल हमको लेआउट बना के देती है, जिससे कि हमको काफी सारे एलिमेंट मिलते हैं किसी भी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को देखने के लिए। और मेनली ये किस चीज पर फोकस करता है ऑर्गेनाइज करता है कंटेंट को, नेविगेशन को, एंड फैसिलिटेट करता है यूजर फ्रेंडली मैनर में चीजों को एक्सेस करने के लिए और उनको यूज करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपने वेबसाइट में देखा होगा, कि मैं आपको दिखाई देता हूं, आपके अच्छे समझ में जब आएगा। जैसे कि टाइप्स ऑफ वेबसाइट देखे थे हमने वेब डिजाइनिंग में। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हर जो भी गूगल में है, हर चीज के लिए एक अलग से वेबसाइट यहाँ पे डेवलपर्स ने बनाई हुई है। जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे कि अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, सोशल मीडिया वेबसाइट है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जिनसे आप अच्छे से परिचित हो। ठीक है, लेकिन ये सारी जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, ये सभी क्या काम कर रही है, वही इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे बताया गया है कि चीजों को यूजर फ्रेंडली मैनर में हमको अरेंज करना है। ठीक है, अगर इंस्टाग्राम यूजर फ्रेंडली ना हो, वर्क ना करे कोई भी चीज, 1 मिनट तक 2 मिनट तक हमको रुकना पड़े उसके लिए, तो हमारा इंटरेस्ट वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो इतना स्मूथली वर्क कर रही है कि हमको पता ही नहीं चलता कि हम 1-1 घंटा 2-2 घंटे किसी भी एप्लीकेशन को, सोशल मीडिया साइट को स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं। ठीक है, इतना बढ़िया यूजर एक्सपीरियंस वो हमको दे रहे हैं। वो किसकी मदद से दे रहे हैं, इन पे ही इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, अपने डिजाइन इंप्रूव कर रहे हैं अपने। ठीक है, यहीं पे लिखा हुआ है इफेक्टिव वेब इंटरफेस डिजाइन इनहेंस यूजर सेटिस्फेक्शन। वो हमको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, किससे, अपनी जो डिजाइन है उससे। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा कि वेब यूजर इंटरफेस पॉपुलैरिटी में, इसकी भी आपको जितनी भी मैंने टाइप्स ऑफ वेबसाइट लिखे हैं, इसकी भी फोटो उसी पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, तो ये आपको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, काफी सारी तरीके की मैंने यहाँ पे वेबसाइट बनाई है। अगर आपकी कुछ भी याद नहीं आता ना पेपर में, तो आप वेबसाइट को ही एक्सप्लेन कर देना कि भाई, अगर वेब इंटरफेस पूछ ले कि टाइप्स ऑफ वेबसाइट, स्टार्ट कर देना। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर जब आपको कुछ और याद ना आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप 2-3 एग्जाम्पल तो आपको फिर भी देने पड़ेंगे इसके। ठीक है, तो कोई से भी 2 एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। उसके बाद हम देखते हैं वेब यूजर इंटरफेस पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी का मतलब क्या है, इट्स अलो मिलियन ऑफ पीपल। ठीक है, ये क्या करता है, मिलियन ऑफ पीपल को ग्लोब पे एक साथ लेके आता है। ठीक है, उनके बीच में कम्युनिकेशन कराता है। ठीक है, कम्युनिकेट, एक्सेस इंफॉर्मेशन, पब्लिश एंड वी। यहाँ पे सिंपल आप हिंदी में ये समझ लीजिए कि ये मिलियंस ऑफ पीपल को एक साथ लेके आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को उनके साथ शेयर कर सकते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन हम जान सकते हैं। ए वेल डिजाइन वेब UI कंसीडर एस्थेटिक्स इजी टू नेविगेट एंड रिस्पॉन्सिव अक्रॉस डिफरेंट डिवाइस। यहाँ पे सिंपल वर्ड में आप समझ लें कि जो भी आपने UI डिजाइन की है, जो भी वेबसाइट डिजाइन की है, जो भी यहाँ पे वेब इंटरफेस डिजाइन किया है, वो सबसे पहले इजी नेविगेशन होनी चाहिए उसकी। ठीक है, और वो हर डिवाइस पे रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप फोन पे चलाएं तो जो उसकी क्वालिटी है, ठीक है, जो भी उसकी क्वालिटी है, ठीक है, वो गिरनी नहीं चाहिए। जैसे कि, तो सिंपल आप इस तरीके से समझें, जैसे कि आपने कोई भी एक वेबसाइट खोली तो वो आपके टैब पे भी उसी टाइम में लोड होनी चाहिए, आपके लैपटॉप पे भी, सब पे फास्टली एंड स्मूथली रन होनी चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिव एवरी डिवाइस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें पूछा गया है कि प्रोसेस और बताना है हमको, प्रोसेस ऑफ वेब इंटरफेस डिजाइन। तो प्रोसेस में सिंपली जो स्टेप्स आते हैं वो वही आते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़े थे इसमें, वेब डिजाइनिंग में। अगर आपने वेब डिजाइनिंग का पेपर अभी दिया है तो कांग्रेचुलेशंस, मैंने ये सारे उसमें पढ़ाए थे, आपकी याद भी होंगे। तो यही प्लानिंग प्रोसेस है। ठीक है, वेबसाइट डिजाइन के तो भाई यही होते हैं प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इन्हीं को आप रिवाइज कर लें। ठीक है, अगर आप ये भी लिख के आओगे ना तो पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे भाई साहब। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं 7 स्टेप्स थे वहां पे। क्या था, रिसर्च एंड गोल सेटिंग। किसी भी वेबसाइट को बनाने से पहले हम क्या करते थे, रिसर्च करते थे, प्लानिंग करते थे। ठीक है,
गोल सेट करते थे, उसके बाद प्लानिंग करते थे। प्लानिंग मतलब क्या करते थे, एक उसका स्केच बनाते थे, ठीक है, स्केच बनाते थे, या हम क्या करते थे, एक साइड मैप बना लेते थे जो हमको उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन तैयार करके देता था, ठीक है। उसके बाद डिजाइन द लेआउट, लेआउट को डिजाइन करते थे, उसका कलर देखते थे, ठीक है, उसका फॉन्ट करते थे सेलेक्ट कि किस फॉन्ट को लेंगे, ठीक है, जिससे कि यूजर अच्छे से उसको रीड कर पाए। राइटिंग द कंटेंट, कंटेंट को राइट करते थे, लिखते थे कंटेंट को, जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है, और वो भी बहुत सिंपल वोकैबुलरी के साथ। कोडिंग करते थे, कोडिंग मतलब अपनी वेबसाइट की कोडिंग करते थे। कोडिंग में हम उसको सिक्योरिटी वाले फीचर्स देते थे, काफ़ी सारे एलिमेंट यूज़ करते थे, ठीक है। और यहाँ पे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग वाला एक डेवलपर हम लेते थे जो कि उस वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में वहाँ पे अच्छे से जानता हो, ठीक है। टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग, ठीक है। टेस्टिंग में हम क्या करते थे, टेस्टिंग में सबसे पहले हम खुद से सबसे पहले हर डिवाइस पे चेक करके देखते थे कि हमारी वेबसाइट खुल रही है या नहीं खुल रही। उसके बाद हर ब्राउजर पे चेक करते थे कि हर ब्राउजर पे वो किस तरह से परफॉर्मेंस उसकी आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते थे कि अच्छे से ये स्मूथली इसके जो भी बटन्स हैं, जो भी मेन्यू हैं, जो भी टेक्स्ट है वो विजिबल है, अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं है। उसके बाद हम, ठीक है, टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग, टेस्टिंग में हम एक रियल वर्ल्ड यूजर के पास जाते थे जो कि हमारी जो भी गलती है वेबसाइट में उनको निकाल के देता था, और इसी में हम लॉन्चिंग से पहले उनको सुधार लेते थे। मेंटेनेंस में वही है कि हम अपडेट करते थे अपने सिक्योरिटी को, ठीक है, और रेगुलरली अपने डेटा को अपडेट करते रहते थे। ये सारे मैंने यहाँ पे अच्छे से समझाए थे। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो यहीं पे ये वाले नोट्स में उसमें डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, नोट्स के साथ एक बार पढ़ लेना, पढ़ते के साथ ही याद हो जाएंगे, इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं। जैसे कि मैं एक रिसर्च एंड गोल सेटिंग वाला पढ़ के दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से आप एक बार पढ़ लोगे तो भी आपके मेन पॉइंट ध्यान रह जाएंगे। रिसर्च एंड गोल सेटिंग में हम क्या पढ़ता था कि इट इज इंपॉर्टेंट टू डू प्रॉपर रिसर्च, सबसे पहले एक प्रॉपर रिसर्च करनी है हमको, एंड सेट करना है गोल बिफोर बिगिनिंग विद एनी प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक गोल सेट करना है और उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करनी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव क्लियर गोल फॉर ए वेबसाइट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी वेबसाइट को बनाने से पहले आपके पास एक क्लियर गोल हो, ठीक है। इट्स हेल्प टू वेबसाइट टू हैव ए क्लियर डायरेक्शन एंड पर्पस, जिससे कि आपकी वेबसाइट का एक क्लियर पर्पस डिफाइन होता है, ठीक है, क्लियर डायरेक्शन मिलती है उसको, ठीक है। इट हेल्प टू डिटरमाइन व्हाट वी वांट एंड डू नॉट वांट फॉर द वेबसाइट टू हैव, ठीक है। ये हमको ये डिटरमाइन करके बताता है कि हमको वेबसाइट पे क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई ऑफ टारगेट ऑडियंस एंड यूजर नीड, ठीक है, आपको क्या अपनी एक टारगेट ऑडियंस को ढूंढना है, अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है और उनकी नीड्स को भी आइडेंटिफाई करना है। यूजर की नीड में मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि टारगेट ऑडियंस को ही आइडेंटिफाई करने से कुछ नहीं होने वाला, उनकी जो यूजर की टारगेट ऑडियंस की नीड है उसको भी आपको समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को वहां पे डालना होगा, तभी आपका जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक इंप्रूव होगा। आइडेंटिफिकेशन द पर्पस ऑफ द वेबसाइट, पर्पस होना चाहिए क्लियर। डू सर्च ऑन कीवर्ड्स टू यूज विद वेबसाइट, आपको एक प्रॉपर रिसर्च करनी है किसके बारे में, कीवर्ड्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पढ़ा दिया है। उसके बाद प्लानिंग साइड आता है, इसके बारे में प्रॉपर नोट्स हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप एक बार पढ़ लेना। सिंपल जो कि मैंने अभी यहाँ पे पॉइंट के साथ ही बता दिया था, सिंपल वही है। आपको मेनली हेडिंग पर फोकस करना है, अंदर आप उसमें खुद से भी बना के लिख पाओगे। जैसे कोड द वेबसाइट, कोड द वेबसाइट में सबसे पहले हमको जब कोडिंग करते हैं किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, आईडी की जरूरत पड़ती है, वीएस कोड जैसे हो गया, ठीक है, एक्लिप्स हो गए, ठीक है। जितने भी ये कोड हैं सबसे बढ़िया एक्लिप्स था। एक्लिप्स बहुत सारी कंपनियों में चलता है, ठीक है, लेकिन वीएस कोड भी ठीक है, ठीक है, अभी नया आया था ये, लेकिन अच्छा है वीएस कोड भी। और अब काफ़ी सारे आईडी नए नए हर दिन लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है, पता भी नहीं चलता, लेकिन वीएस कोड काफ़ी पॉपुलर है, इसलिए मैंने वीएस कोड लिखा हुआ है, ठीक है। आपके बैच में भी ज़्यादातर वीएस कोड यूज़ करते होंगे, ठीक है। दिस फेज इन्वॉल्व हैव ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस फेज में बंदे को डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की, ठीक है। और ड्यूरिंग द कोड यहाँ पे एसईओ भी कर लेना है आपने उसका, और एडिशनल टूल्स भी सारे ऐड कर देने हैं, ठीक है। यहाँ पे एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि आपने उसमें पढ़ा होगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आपका जो ट्रैफिक है वेबसाइट पर वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये सारा हो गया था हमारा वेब इंटरफेस डिजाइन में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही हैं सारे टॉपिक्स इसमें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोरियत नहीं होनी चाहिए, आपको हेडिंग पर मेनली फोकस करना है। नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, तो वीडियो को आप अच्छे से एक बार देख लें और एक बार एग्जाम से पहले एक बार देख लेना, ठीक है। तो आपके जो कन्फ्यूजन होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 8 गोल्डन रूल ऑफ वेबसाइट डिजाइन। ये 8 गोल्डन रूल ऐसे हैं, ठीक है, जो कि हम इनको गोल्डन रूल बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, गुड डिजाइन के लिए। सबसे पहले देखते हैं पहला क्या है, यूजर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। ये पहला इंपॉर्टेंट रूल है गुड डिजाइनिंग का, यूजर सेटिस्फेक्शन। मतलब
गुड डिजाइन प्रोटोटाइज यूजर नीड, इसमें हम क्या करते हैं, प्रोटोटाइज करते हैं यूजर की नीड्स को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने कंटेंट को लेके आते हैं, ठीक है, उसकी नीड्स को देखते हैं कि हाँ भाई तुमको क्या चाहिए, ठीक है, तुम्हारी प्रायोरिटी को हम सबसे पहले रखेंगे। जैसे कि आपकी प्रायोरिटी अब पेपर है तो आपको इस सब्जेक्ट की नीड है कि इस सब्जेक्ट पे मैं वीडियो बनाऊं। अगर मैं बनाने लगूं कि भाई मैं तो अगले सैम का पढ़ाऊंगा या पिछले सैम का पढ़ाऊंगा तो वो आपसे बेकार है, ठीक है। मुझे आपकी नीड समझनी होगी, आपकी प्रायोरिटी समझनी होगी, उसके अकॉर्डिंग हमको वर्क करना होगा, ठीक है। एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को भी हमको अच्छा रखना पड़ेगा। परफॉर्मेंस से मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट अच्छे से लोड हो, ठीक है, फास्टर लोड हो, ठीक है, अच्छे से विजिबल हो, रीडेबल हो, ठीक है, लीडिंग टू ए सेटिस्फेक्शन एंड इंजॉयबल एक्सपीरियंस फॉर यूजर। एक हमको इंजॉयबल एक्सपीरियंस वहां पे मिलना चाहिए, बोरियत नहीं होनी चाहिए, इंजॉय करें हम आपकी जो भी वेबसाइट है या फिर जो भी आपका डिजाइन है उससे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम तो यूजेबिलिटी एंड इफिशियंसी। यहाँ पे इस पॉइंट में सिंपल से आपको दो बात याद रखनी है। इफिशियंसी मैंने आपको बता दिया था। इफिशियंसी का मतलब ये है कि वेल डिजाइंड प्रोडक्ट आर इजी टू यूज, ठीक है, इजी टू यूज होना चाहिए, अलोइंग यूजर टू अकम्प्लिश। यहाँ पे जो आपके टास्क हैं वो क्विकली एंड इफिशिएंटली क्या होने चाहिए, रन होने चाहिए इजीली, ठीक है। उसके बाद हम ब्रांड देखते हैं, ब्रांड परसेप्शन। ब्रांड परसेप्शन का मतलब ये है आपको दो कंपनी कोई से भी लेनी है जो भी आपके दिमाग में आ रही है। जैसे कि आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट ले लें तो वहां पे इन दोनों कंपटीशन पर यूजर का एक ट्रस्ट है, ठीक है। जैसे कि जियो मार्ट भी आ चुका है, लेकिन हम अब भी इन दोनों वेबसाइट पे जो भी प्रोडक्ट हमको देखना होता है वो सबसे पहले देखते हैं। तो वहीं यहाँ पे ये है कि इन दोनों कंपनियों ने अपनी एक क्या है, ब्रांड बनाई हुई है अच्छी, ठीक है, जिससे कि यूजर का एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, ठीक है, जो कि नए किसी भी ऐप पर एकदम से बिल्ड होना इतना इजी नहीं होता, ठीक है। एक पब्लिश एंड वेल क्राफ्टेड डिजाइन इनहेंस द ब्रांड परसेप्शन क्रिएटिंग ए पॉजिटिव इंप्रेशन इन द यूजर माइंड्स। यहाँ पे ये क्या है कि पॉजिटिव इंप्रेशन डालती हैं यूजर के माइंड्स पर, ठीक है, जो भी आपकी ब्रांड परसेप्शन है, ठीक है। ब्रांड परसेप्शन आप कोई बेकार कंपनी ले लीजिए किसी भी, तो उसका आपको एकदम पता चल जाएगा कि हाँ ये तो बेकार ही होगा। और आप बात करोगे एप्पल की तो आपको एकदम पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा दिमाग में, हाँ भाई इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। उसके उसके साथ ही हम नेक्स्ट टॉपिक उस पे पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव एडवांटेजेस इन ए क्राउड मार्केट प्लेस। गुड डिजाइन कैन सेट ए प्रोडक्ट, ठीक है, ए पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड अट्रैक्ट मोर कस्टमर। यहाँ पे क्या है, एक कॉम्पिटिटर्स का एक पार्ट है। यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, अच्छी यूआई की मदद से, अच्छे गुड डिजाइन की मदद से कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। जैसे कि आपको पता होगा जो भी त्योहार आते हैं उन पे ये सेल चला देते हैं, ठीक है, जितने भी कंपनी वाले हैं, या किसी भी आप मार्केट प्लेस में जाओ, वहाँ पे क्राउड वाले एरिया में जाओ, वहाँ पे आपको पता चलता रहेगा कि यहाँ पे यार 70% का डिस्काउंट चल रहा है यहाँ पे इतना, तो वो अट्रैक्ट करते हैं यूजर कस्टमर को अपनी ओर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या है, डिजाइन द कंसीडर एक्सेसिबिलिटी एंश्योर द प्रोडक्ट्स कैन बी यूज्ड बाय border range of individuals include those the disabilities, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट उस पे बढ़ते हैं पॉइंट पर। यहां तक आप वीडियो पर आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट छठा पॉइंट है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, यूजर इंगेजमेंट एंड रिटेंशन। इसमें क्या है, इंगेजिंग डिजाइन एलिमेंट कीप यूजर इंटरेस्टेड एंड इनकरेज देम टू रिटर्न टू द प्रोडक्ट और सर्विस। अगर आपका जो डिजाइन एलिमेंट है, ठीक है, वो यूजर उसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है, ठीक है, एंड एनकरेज और उसको एनकरेज कर रहा है, तो वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए दोबारा आपके पास आएगा, रिटर्न होके आएगा, ठीक है। अगर आपको उसका प्रोडक्ट समझ आ रहा है, यूजर को आपका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, तो वो आपके पास दोबारा भी आएगा प्रोडक्ट लेने या जो आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो उस सर्विस को लेने, ठीक है। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इनोवेशन और क्रिएटिविटी को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भी आपके पास जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो उनमें टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। तो जो भी डेवलपर्स हैं जिन्होंने वो बनाए थे उनको ही वो अपनी क्रिएटिविटी से अपडेट करते हैं सॉफ्टवेयर में, ठीक है, उसके डिजाइन में। तो वही यहाँ पे है कि इसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन का मतलब यह है आपके सॉफ्टवेयर की हमेशा सिक्योरिटी अपडेट करेंगे टाइम के साथ साथ, उसमें नए नए एलिमेंट्स को डालेंगे, ठीक है। वही लिखा है कि गुड डिजाइन फास्टर इनोवेशन बाय पब्लिश बाउंड्रीज एंड फाइंडिंग क्रिएटिव सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। और जितनी भी प्रॉब्लम है उनका एक क्रिएटिव सोल्यूशन को फाइंड करना हमारा इसके अंदर आता है। उसके बाद कोस्ट इफिशिएंट। कोस्ट इफिशिएंट से मतलब क्या है कि जो भी हमारे इन्वेस्टिंग ए गुड डिजाइन अप फ्रंट कैन लीड टू कॉस्ट सेविंग इन द लॉन्ग रन एज इट reduces the need of redesigns and customer support, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं आप इसके 10, यहाँ पे 8 पॉइंट हमारे कंप्लीट हुए। अब इसमें बेनिफिट्स आप अपनी तरफ से ऐड करके आ सकते हो, अगर क्वेश्चन में पूछे गए हैं तो। नहीं पूछे गए हैं तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जान लेना आपके लिए जरूरी है, तो मैं बता देता हूँ।
इनहेंस यूजर सेटिस्फेक्शन एंड एक्सपीरियंस, जैसे कि हमने इसकी भी मेन पॉइंट में सबसे पहले यही बात देखी थी कि सेटिस्फेक्शन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं यूजर के, एंड उसके एक्सपीरियंस को। इम्प्रूव्ड यूजेबिलिटी एंड इफिशियंसी, पॉजिटिव ब्रांड परसेप्शन एंड इमेज, आपको एक पॉजिटिव ब्रांड परसेप्शन अपनी बनानी होगी, एक यूजर्स के सामने एक अपनी अच्छी इमेज बनानी होगी, ठीक है, कि हाँ भाई इस बंदे के पास अगर हम जाएंगे तो ये हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमको निकाल के देगा, वो भी टाइम से फास्टर और बहुत अच्छा सोल्यूशन हमको देगा, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज्ड यूजर एंगेजमेंट एंड रिटेंशन, एक्सेसिबिलिटी फॉर ए बॉर्डर यूजर बेस, ठीक है, फास्टर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, कॉस्ट इफिशियंसी इन द लॉन्ग रन, ठीक है। ये सारी क्या है, इसके बेनिफिट्स हैं किसके, गुड डिजाइन के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है स्क्रीन डिजाइन और इसकी हिस्ट्री। भाई ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार आ जाता है, ठीक है। स्क्रीन डिजाइन में कुछ नहीं है, सबसे सिंपल यही है स्क्रीन डिजाइन, ठीक है। स्क्रीन डिजाइन आपको एक बार में ऐसे बता दूंगा तो भी आपकी समझ आ जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं क्या है स्क्रीन डिजाइनिंग, ऑल्सो नोन एज द इंटरफेस यूआई डिजाइन, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था यूजर इंटरफेस पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि उसका ही हम यूज आगे करेंगे काफी सारे क्वेश्चन में, तो बिल्कुल वही है भाई, वही मान लो कि हम कैसे किसी भी कंप्यूटर से या किसी भी डिवाइस से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं यूजर फ्रेंडली तरीके से, ठीक है। वही है यहाँ पे कि is the process of creating visually applying and user friendly interface for digital screens such as website, mobile app, software application and other interactive platform, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं it's involve deciding where to place element like buttons, image and text to make the screen easy to understand and use। अब यहाँ पे इस वाले लाइन को आपको अच्छे से देख लो कि इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग वेयर टू प्लेस एलिमेंट, हमको कौन सा एलिमेंट स्क्रीन में कहाँ पर प्लेस करना है, ठीक है। जैसे आपके ऐप्स हैं, आप फ़ोन पे चलाते हो, कुछ भी जितने भी ऐप्स हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कहाँ पर प्लेस करते हो, वही हमारी स्क्रीन डिज़ाइनिंग कहलाती है कि कौन सा बटन कहाँ पे होना चाहिए वेबसाइट में, इमेज कौन सी कहाँ पर इंसर्ट करें कि भाई साहब टॉपिक हमारा ये चल रहा है, इसके साथ ये वाला डायग्राम आता है और हमने लगा रखा है ये दूसरे सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ, तो भाई कहने ही क्या आपके, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए स्क्रीन डिज़ाइनिंग में, जो आपका टॉपिक चल रहा है उसके साथ ही आपको, जैसे हम उसके रिलेटेड वहाँ पे डायग्राम लगाते हैं, ऐसे ही इसमें है कि उसकी एप्रोप्रिएट जगह पर ही आपको बटन्स लगाने हैं, इमेज लगानी है, जिससे कि वहाँ पे इजीली अंडरस्टैंडेबल हो यूज़र को हर चीज़, ठीक है। वहाँ पे वो अंडरस्टैंड कर पाए कि हाँ भाई इस बटन को यूज़ करके ये चीज़ होनी है, ठीक है, और उस टेक्नोलॉजी को, उस स्क्रीन को वो अच्छे से कंट्रोल कर पाए अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सब हमारा था स्क्रीन डिजाइनिंग में। आपको डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सिंपल वे में बता दिया, आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आता है की एक्सपेक्ट्स ऑफ स्क्रीन डिजाइनिंग, इसकी भी आपको हेडिंग अच्छे से याद कर लेनी है, मैं आपको एक एक लाइन में इसका डिस्क्रिप्शन बताते चलूंगा। यहाँ पे है यूजर सेंट्रलाइज्ड डिजाइन, इसमें क्या है, अंडरस्टैंड द नीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ द यूजर, यहाँ पे अंडरस्टैंड करता है, फोकस करता है किस पर, नीड्स पर, कि यूजर की नीड्स क्या हैं, ठीक है, और वो हमको कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। इन दोनों चीजों पर ज्यादा हमारा फोकस होता है, तो यही हमारा यूजर सेंट्रलाइज्ड डिजाइन में है। अब यहाँ पे डिजाइन इंटरफेस दैट द इंट्यूटिव एंड इजी टू यूज फॉर द लार्ज ऑडियंस, और वो इजी टू यूज वो लार्ज ऑडियंस के लिए भी। उसके बाद विजुअल एलिमेंट्स क्या है, स्क्रीन डिजाइनर यूज वेरियस विजुअल एलिमेंट, जो स्क्रीन डिजाइनर होते हैं वो बहुत सारे विजुअल एलिमेंट्स को यूज करते हैं, सच एज आइकन्स, बटन, इमेज, कलर एंड लेआउट्स। किसके लिए इनको यूज करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ऑडियंस को, ठीक है। उसके बाद गाइड यूजर्स अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड एक्शन टू द स्क्रीन, ठीक है। यूजर की अटेंशन पाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं विजुअल एलिमेंट्स का, जिससे कि यूजर हमको अटेंशन दे पाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी में आपको मैंने सिंपल पहले भी कंसिस्टेंसी की कई बार डेफिनेशन बता दी, इसमें एक ही लाइन है मेन, यूज कंसिस्टेंट कलर, जोन से आपने वेबसाइट में कलर यूज कर दिए उनको ही कंसिस्टेंट मेंटेन वहाँ पे रखना है, फोंट को मेंटेन रखना है, अच्छा फोंट साइज यूज करना है, एंड लेआउट एंड उसके पैटर्न को यहाँ पे एक अच्छे वे में प्रेजेंट करना है, ठीक है, जिससे कि आपके यूजर का एक्सपीरियंस इनहेंस हो सके, अच्छा उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। ये सब हमारा कंसिस्टेंसी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हमने पहले पढ़ लिया था, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन ये मेन है कि डिज़ाइन इंटरफेस दैट अडेप्ट टू डिफरेंट स्क्रीन साइज एंड डिवाइस, ठीक है। यहाँ पे इंश्योर करता है एक कंसिस्टेंट यूजर एक्सपीरियंस अक्रॉस डेस्कटॉप,
टैबलेट एंड स्मार्टफोन। ये यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसा एक्सपीरियंस आपको डेस्कटॉप पे आ रहा है वैसा ही सेम एक्सपीरियंस अपनी वेबसाइट का ये आपको फोन पे भी देगा, स्मार्टफोन पे भी देगा और टैबलेट पे भी देगा। ठीक है, तो वो हर एक डिवाइस के लिए रिस्पॉन्सिव होगा। ऐसी जो डिजाइनिंग होती है उसको हम रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग कहते हैं। यही है वहीं यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंट स्क्रीन साइज एंड डिवाइस को ये सपोर्ट करती हो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर। इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर में क्या आता है, सिंपली यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि स्क्रीन डिजाइनर ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, जो स्क्रीन डिजाइनर होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, एंड कंटेंट इन ए स्ट्रक्चर मैनर, और कंटेंट को एक स्ट्रक्चर मैनर में लगाते हैं। जैसे कि मैं स्ट्रक्चर मैनर में पढ़ा रहा हूँ आपको, सबसे पहले मैंने ये स्टार्ट किया था स्क्रीन डिजाइन, तो उसकी डेफिनेशन बताई, उसके बाद में इसके की एक्सपेक्ट्स बता रहा हूँ, की पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैनर में वो कंटेंट को लगाता है। ठीक है, डिजाइनर मेकिंग इट इजी फॉर यूजर, और यूजर के लिए वो चीज फाइंड करना क्या हो, इजी हो, व्हाट दे नीड एंड निगेटिव थॉट द इंटरफेस। ठीक है, यूजर इंटरेक्शन डिजाइन, इंटरेक्शन डिजाइन भी इसको बोलते हैं। डिजाइनर डिफाइन हाउ यूजर इंटरेक्ट विद द इंटरफेस इंक्लूडिंग जेस्चर, क्लिक्स एंड ट्रांजिशन टू प्रोवाइड ए स्मूथ एंड इंगेजिंग यूजर एक्सपीरियंस। यहाँ पे हमको सिंपल इसमें याद रखना है कि यूजर को यहाँ पे एक अच्छा स्मूथ और इंगेजिंग यूजर एक्सपीरियंस हमको इसमें देना है। अब सबसे मेन बात आती है इसकी हिस्ट्री ऑफ स्क्रीन डिजाइन। ये हिस्ट्री ऑफ स्क्रीन डिजाइन काफी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आपसे पूछ ली जाएगी, 5 नंबर में आपके सामने रख दी जाएगी। 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि वो आपको यूजर इंटरफेस पूछ ले, जो कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन के साथ पढ़ाया था, और आपसे बाद में लगा दे कि हिस्ट्री ऑफ स्क्रीन डिजाइन और बता दो इसके साथ। ठीक है, तो 5 नंबर में आ जाती है। सिंपल में करके इसको बता रहा हूं। देखिए 1960 में क्या था कि टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होते थे। टेक्स्ट बेस्ड मतलब आपको समझ सकते हो वहां पे कोई भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज की नहीं होती थी, टेक्स्ट से हम यूजर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, लिमिटेड ग्राफिकल एलिमेंट्स होते थे हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा 1970। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को हमसे इंट्रोड्यूस कराया गया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इंट्रोड्यूस आइकन, विंडोज एंड मेन्यूज। ठीक है, इन सभी से हमको इंट्रोड्यूस कराया गया था, मतलब टेक्स्ट बेस्ड जो इंटरफेस होता था उसको रिमूव किया गया था। ठीक है, उसको इंप्रूव किया गया था और इंट्रोड्यूस कराया गया था आइकन्स, विंडो एंड मेन्यूज के द्वारा। 1980s में हमको एप्पल मैकिंटोश मतलब ये मिल गया था। इसमें क्या होता था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विद द फर्स्ट कॉमर्शियली सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर फीचरिंग ए माउस ड्रिवन इंटरफेस। ठीक है, इसमें यहाँ पे हमको ये चीजें मिल गई थी। इसके बाद हमको जो सबसे बड़ा एक फायदा हुआ था वो था वेब डिजाइनिंग जब आई थी। यहाँ पे 1919 में, इसके 10 साल बाद यहाँ पे द राइज द इंटरनेट लीड टू वेब डिजाइन विद HTML। हमने HTML से यहाँ पे वेब डिजाइन करनी स्टार्ट की थी, इंट्रोड्यूस किया था वेबसाइट को एंड हाइपर लिंक्स को। ठीक है, उसके बाद 2000 में हमने क्या किया था, मोबाइल इंटरफेस को यहाँ पे बनाया था। उसमें क्या हुआ था कि स्मार्टफोन बने थे। ठीक है, उनको, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, स्मार्टफोन को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, उनके डिजाइन को, टच स्क्रीन वाले भी स्मार्टफोन यहाँ पे 2000 में इंट्रोड्यूस हमारे पास हुए थे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है 2010 में क्या हुआ था, यहाँ पे हमने फोकस किया था सिंप्लिसिटी एंड क्लियरिटी पे। जो भी हमारी अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी थी 2000 में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हटाने की कोशिश की गई थी और यहाँ पे फोकस किया गया था कि सिंपल रहे जितना भी हमारा डिज़ाइन है। ठीक है, यहाँ पे फाइल डिज़ाइन एंड मिनिमलिज्म पर फोकस किया गया था 2010 में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे सिंप्लिसिटी एंड क्लियरिटी पर फोकस किया गया था इसमें 2010 में। अब आते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में क्या है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब आप समझ सकते हो, रिस्पॉन्सिव डिजाइन मैंने बताया भी था, जो कि हमारे मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप जो भी हमारे यूजर हैं उनको सारे फीचर प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी प्रेजेंट में रिस्पॉन्सिव डिजाइन की होती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन का यही मतलब है कि वो हर एक डिवाइस पर स्मूथली वर्क हो, हर ब्राउजर पर स्मूथली वर्क हो, यही हमारा रिस्पॉन्सिव डिजाइन है। अब देखते हैं हम प्रेजेंट में। अब उसके बाद फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या आ रहा है, फ्यूचर में आ रही है वर्चुअल रियलिटी, VR जैसे गेमिंग डिवाइस आपने देख ली होंगे कि एप्पल ने लॉन्च भी किया है, काफी महंगा है वो VR। ठीक है, उससे 3D एनिमेशन वाली फील आती है। ठीक है, आंखों पे उसको लगा लो, चश्मे जैसा होता है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, उस तरीके के VRs चल रहे हैं। ठीक है, एंड एग्यूमेंटेड रियलिटी AR ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्क्रीन डिजाइन, और ये काफी सारी न्यू पॉसिबिलिटीज को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हमसे। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्क्रीन डिजाइन की हिस्ट्री थी जो कि हमने पढ़ी, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट की। ठीक है, क्या क्या चीज थी, क्या क्या चीज है और क्या क्या चीज आगे इंट्रोड्यूस हो रही है हमसे। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका, इस यूनिट का। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज आपको नहीं होना। यहाँ पे क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे हम। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक होता है यहाँ पे
ग्राफिकल सिस्टम इससे अलग क्वेश्चन होता है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। ग्राफिकल सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है और ग्राफिकल सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा उसमें हम डिफरेंस देखेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। इसकी नेक्स्ट यूनिट की वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। अगर बनानी है तो मैं बनाऊंगा, आप बोलोगे, ठीक है, वरना ठीक है। अब यहाँ पे देखना आपको कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI इन सिंपल टर्म इज ए विजुअल वे फॉर यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। ये क्या है, एक सिंपल वे है, किससे विजुअल वे है, किससे यूजर से कंप्यूटर के इंटरेक्शन का और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, ठीक है। यूजिंग ग्राफिकल आइकन, किसका यूज करते हैं हम इनका इंटरेक्शन कराने में, ग्राफिकल आइकन्स का एंड विजुअल आइडेंटिकेटर्स का, ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बेस्ड कमांड। और टेक्स्ट बेस्ड कमांड को स्किप करते हैं यहाँ पे, वही अगली लाइन में लिखा है, द GUI इज ए टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस दैट यूटिलाइज ग्राफिकल एलिमेंट, ठीक है। GUI एक ऐसा टाइप है यूजर इंटरफेस का जो कि यूटिलाइज करता है ग्राफिकल एलिमेंट्स को, ठीक है, सच एज आइकन, विंडो एंड मेन्यू, ठीक है, जो कि विंडो, आइकन एंड मेन्यूज की फॉर्म में होता है, टू इनेबल यूजर टू इंटरेक्ट विद ए कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो हमारे इनेबल कर देता है इंटरेक्ट करने के फीचर को, ठीक है, जिससे कि हम आसानी के साथ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इंटरेक्ट कर पाएं, ठीक है। इट रिप्लेस्ड अर्लियर टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, जो भी हमारा टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस था उसको रिप्लेस्ड कर देता है किसमें, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, ठीक है। मेकिंग कंप्यूटिंग मोर एक्सेसिबल एंड यूजर फ्रेंडली, और उसको बना देता है क्या, मोर एक्सेसिबल एंड यूजर फ्रेंडली। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्रिटिकल फीचर ऑफ GUI। ये क्रिटिकल फीचर्स हैं, कुछ 4 फीचर ही हैं, बस 4 हैं। उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देखेंगे। इसमें क्या है, आइकन्स, विंडो, मेन्यू और पॉइंटिंग डिवाइस। सबसे पहले आइकन्स में क्या आ जाते हैं हमारे, रिप्रेजेंटिंग एक्शन, ठीक है, फाइल्स और एप्लीकेशन, मेकिंग देम इजी टू रिकॉग्नाइज एंड एक्सेस, ठीक है। सारे आइकन्स को हमको ऐसे बनाना होता है जो कि अच्छे से रिकग्नाइज हों, ठीक है, उन पे हम जाने पर अच्छे से कोई भी प्रेजेंट एक्शन करने पर वो हमको फाइल और एप्लीकेशन पर ले जा सकें, ठीक है। सारे आइकन्स इस तरह से मैनेज होने चाहिए। विंडोज़ क्या है, डिवाइडिंग द स्क्रीन इनटू सेपरेट एरिया, ठीक है, एनेबल मल्टीटास्किंग और ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट। जैसे कि आपके लैपटॉप की विंडो है, ठीक है, तो वहाँ पे हम उसको कई भागों में सेपरेट कर करके मल्टीटास्किंग वहाँ पे कर सकते हैं और कंटेंट को ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। मेन्यूज़ में क्या है, मेन्यूज़ में क्या होता है, ये क्या है, प्रोवाइड ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ कमांड और ऑप्शन फॉर यूज टू चूज फॉर्म्स, ठीक है, इतना ज़्यादा। इसमें पॉइंटिंग डिवाइस क्या आते हैं, टिपिकली ये माउस। पॉइंटिंग डिवाइस के टाइम पे हम क्या उसके माउस का यूज़ करते थे, जैसे कि अलोइंग यूजर टू इंटरेक्ट बाय चेकिंग ऑन आइकन एंड मेन्यूज, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में कुछ नहीं है, 4 लाइन में मैंने लिख दिया है। अगर आपको कुछ भी ना है ना ग्राफिकल इंटरफेस में, तो इसकी डेफिनेशन देने के बाद एडवांटेज की ये वाली हेडिंग बना लेना और इस तरीके से हेडिंग बना के 2-3 लाइन और लिख देना इसके यूजर फ्रेंडली के बारे में। यूजर फ्रेंडली का आपको मतलब पता ही है कि हाँ भाई, यूजर फ्रेंडली का मतलब ये है कि जो भी हमारी वेबसाइट होगी वो इजी टू यूज़ होगी, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल वोकैबुलरी होगी वहाँ पे, ठीक है, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को हम अवॉइड कर देंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हमारी यूज़र फ्रेंडली इसके एडवांटेज में आएगी, ठीक है। उसके बाद विजुअल अपील, मल्टीटास्किंग, एक्सेसिबिलिटी, ये सारे इसके एडवांटेज हैं। और डिसएडवांटेज में क्या है, रिसोर्स इंटेंसिव, मतलब यहाँ पे मोर मेमोरी की यूज़ होती है। एम को मैंने ऊपर इंक्रीज करके दिखाया है कि मोर मेमोरी की यूज़ होती है और मोर पावर की यूज़ होती है, ठीक है। प्रोसेसिंग पावर की भी ज़्यादा यूज़ होती है, पी का मतलब प्रोसेसिंग पावर, ठीक है, इसको भी हमको बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है इसमें, ठीक है। लर्निंग कर्व, मतलब टाइम भी इसको लगता है सीखने में। लिमिटेड कंट्रोल होते हैं, ठीक है, लेकिन फास्टर होती है, ठीक है। किसमें फास्टर होती है, किससे, कमांड लाइन इंटरफेस से, ठीक है। डिपेंड ऑफ हार्डवेयर पर डिपेंड होती है। अब इसकी पॉपुलैरिटी को देख लेते हैं। पॉपुलैरिटी में मैंने केवल एक चीज लिखी है, द पॉपुलैरिटी ऑफ ग्राफिकल पर्टिकुलरली इन द यूजर इंटरफेस हैज ग्रो साइंटिफिकली ओवर द ईयर ड्यू टू सेवरल फैक्टर। सबसे पहला है एक विजुअल अपील। विजुअल अपील में क्या आता है कि ग्राफिक्स एड विजुअल अपील टू वेरियस फॉर्म्स टू मीडिया, मेक देम मोर एंगेजिंग एंड अट्रैक्टिव टू यूजर। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, बहुत सारे विजुअल एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं किसी में मीडिया, अपनी मीडिया बनाने में, वेरियस फॉर्म ऑफ मीडिया मेकिंग द मोर इंगेजिंग, जिससे कि वो बहुत अट्रैक्टिव और एंगेजिंग बन सके, ठीक है। तो और यहाँ पे जितनी भी मेन चीज़ें थी उन सभी की हेडिंग मैंने लिख दी, उनके बारे में आप एक पॉइंट अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग लिख पाओगे, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटीज मुश्किल से पूछी जाती हैं, फिर मैंने लिख दी है कि हेडिंग तो आपको पता ही हो, आप उनके बारे में खुद से बता पाएं, ठीक है। जैसे कि ईजी टू अंडरस्टैंड में आप बना के लिख सकते हो कि हाँ भाई ये ईजी टू अंडरस्टैंड है, यहाँ पे अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को हम अवॉइड कर सकते हैं, अच्छी वोकैबुलरी को यूज़ करते हैं, ठीक है, टू द पॉइंट चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है, और फॉन्ट साइज और कलर को भी मेंटेन करके चलते हैं, कंसिस्टेंसी
को मेंटेन करके चलते हैं। इनहैंस कम्युनिकेशन इससे इनहैंस होता है, ठीक है। काफ़ी सारी जो वेबसाइट हैं जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सभी हमको मिलती हैं, ठीक है। इन सभी से हम पूरे वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ पीपल से डेटा शेयर कर सकते हैं, अपना उनके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। एंटरटेन हो सकते हैं इन सभी वेबसाइट्स की मदद से, मीडिया की मदद से। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, अपनी जो सर्विस है उसको मार्केट प्लेस पे ला सकते हैं, ठीक है। अपना जो प्रोडक्ट है उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं वेबसाइट पर ऐड चला करके, ठीक है। तो ये सभी चीज़ हमको प्रोवाइड करती है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब हमको अच्छे से एक पूरा चीज़ प्रोवाइड करती है कि हम अच्छे से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर पाएं, ठीक है। उसके बाद यूजर इंटरफेस डिजाइन इसके अंदर आता है, और सोशल मीडिया एंड कंटेंट शेयरिंग, ठीक है, वो सभी चीज़ इसके अंदर आती हैं। तो इस वीडियो में हमने फर्स्ट यूनिट के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगभग कवर कर लिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ गुड यूआई डिजाइन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ वेब इंटरफेस, ठीक है, हमने यूजर इंटरफेस भी देख लिया, ठीक है, स्क्रीन डिजाइनिंग देख ली, इसकी हिस्ट्री देख ली, और ग्राफिकल सिस्टम देखे, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लीजिए, ठीक है। तो अब हमने पहली यूनिट कंप्लीट कर दी है। अगर आप इस यूनिट से अभी भी संतुष्ट नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप और भी ज्यादा अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने नहीं बताया टॉपिक, ठीक है। वैसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैंने कवर करा दिए हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, ठीक है, और एक कमेंट प्यारा सा करते हुए जाना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट आप यूनिट पे वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते, ठीक है।